Hello friends, welcome to EMF 21. Today we are gonna discuss top 20 MCQs on Basic Electrical Engineering Part 2. लेकिन इससे पहले आपने इसका Part 1 चेक नहीं किया तो प्लीज Part 1 जाके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन अ कैपेसिटर ब्लॉक्स। कैपेसिटर क्या होता है? जब आप उसे डीसी सप्लाई देते हैं तो वो एज अ ओपन सर्किट बिहेव करता है। कैपेसिटर की बात हो रही है। इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन, ट्रांजिएंट केस की बात नहीं हो रही है। स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है जब उसे डीसी सप्लाई देते हैं, मतलब वो डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन इंडक्टर ब्लॉक्स। इंडक्टर डीसी की, अगर हमसे डीसी सप्लाई देते हैं इंडक्टर को तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब यानी वो उसे पास कर देता है, लेकिन फिर ब्लॉक करता है वो एसी को। एसी जब से सप्लाई देते हैं इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन वो उसे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब वो एसी को ब्लॉक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर फैक्टर ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का पावर फैक्टर यानी यहाँ पे होता है वोल्टेज और करंट आपके सेम फेज में, आपका सेम फेज रहेगा तो मतलब फाई 0 डिग्री होगा आपका, और पावर फैक्टर होता है हमारा cos फाई, दैट इज 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 रेजिस्टेंस है 6 ओम के जो आपस में कनेक्टेड हैं और एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है कि एक ट्राइंगल के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में। पहले तो हम देखते हैं कि सर्किट कैसा बनेगा। इसका सर्किट ऐसा बनेगा, ये होगा आपका सर्किट। 6 ओम 6 ओम और 6 ओम। यहां आपको बोलता है कि दो पॉइंट्स है कोई भी, इसके बीच में नेट रेजिस्टेंस। अब इन दोनों की जो नेट रेजिस्टेंस पता करने के लिए हमें क्या होगा कि एक ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उस सीरीज कॉम्बिनेशन को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे 6 ओम के। तो पहले इन दोनों का सीरीज रेजिस्टेंस यानी 6 + 6 और उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा आपके 6 के साथ। 12 पैरेलल 6 इज इक्वल्स टू 12 × 6 डिवाइड बाय 12 + 6। ये आ जाएगा आपका 4 ओम। तो आपका आंसर होगा 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two identical cells are connected in series and send 10 ampere through the 5 ohm resistor. When they are connected in parallel, they send 8 ampere through the same resistor. तो पहले हम इसे करते पहले सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद क्या इक्वेशन बनती है और कैसा सर्किट बनता है। यहाँ पे इसने बताया है कि आपका एक बैटरी है जिसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, एक दूसरी बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो एक 5 ओम रजिस्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, यानी इन दोनों का सेम ईएमएफ बताया है, ई मान लेते हैं। दोनों का सेम इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, फिर स्मॉल आर, और यहाँ पे आ गया आपका 5 ओम जो आपका लोड है, और यहाँ आपको सप्लाई दी है 10 एम्पियर। तो आप जब इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन आएगी 2E इज इक्वल्स टू 2R + 5 इंटू करंट। अब करंट है हमारी 10, तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड केस में इसने बोला है कि हमने इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, E और ये दूसरी बैटरी होगी इसकी पैरेलल में कनेक्टेड, और इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने दिया है एक लोड जिसकी वैल्यू है 5 ओम, और इसमें बताया कि इसने करंट गई है 8 एम्पियर। ठीक है, यहां भी E और R। अब बात यहां ये हुई कि पैरेलल में कनेक्ट करने पे क्या होगा, ईएमएफ तो हमेशा सेम रहता है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, तो इसका नेट रेजिस्टेंस जो आपका नेट सर्किट बनेगा वो ऐसा बनेगा कुछ E, और यहां बन जाएगा R/2 बिकॉज R पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये हो जाएगा आपका R/2 और ये हो जाएगा 5, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो यहाँ E आ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन बनेगी आपकी E इज इक्वल्स टू R/2 + 5 इंटू, अब यहाँ करंट है आपकी 8 एम्पियर। अब आप दोनों इक्वेशन यानी इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को आप इक्वल रखते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे R/2 + 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 2R + 5 इंटू 5। इसे 5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया बिकॉज 10/2 कर देंगे हमें तो वो 5 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो R की वैल्यू आएगी हमारे पास 2.5 ओम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। अभी तक हमने आरएल आरसी सर्किट के टाइम कांस्टेंट्स देखे। अब सीरीज आरएलसी सर्किट आ जाए तो उसका टाइम कांस्टेंट होगा आपका 2L/R। आपको ये रिलेशन भी याद रखना होगा, डैम्पिंग कॉफिशिएंट। डैम्पिंग कॉफिशिएंट होता है, वो होता है 1 टाइम कांस्टेंट। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। और आपसे इसके साथ डैम्पिंग कॉफिशिएंट पूछ लिया जाता है सीरीज आरएलसी सर्किट का, तो आप इसे इजीली बता सकते हैं। आपका डैम्पिंग कॉफिशिएंट हो जाएगा R/2L। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
अभी तक सीरीज आरएलसी सर्किट की बात हो रही थी, अब पैरेलल आरएलसी सर्किट की बात है। व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ पैरेलल आरएलसी सर्किट? तो इसका हो जाता है आपका 2RC। आंसर है 2RC। और वही सेम रिलेशन है डैम्पिंग कोएफिशिएंट और टाइम कांस्टेंट का, वो आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। पावर कंज्यूम्ड बाय द इंडक्टर इज, अब इंडक्टर के अंदर पावर कंज्यूम कितनी होती है? इनफाइनाइट, या फिर हमने पढ़ा है एक हाफ LI स्क्वायर I स्क्वायर ओमेगा L। इंडक्टर कभी कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है, इंडक्टर हमेशा एनर्जी स्टोर करता है। इसकी स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है? आपकी होती है हाफ LI स्क्वायर, ये आपकी होती है स्टोर्ड एनर्जी। पर पावर जो कंज्यूम होती है वो जीरो, क्योंकि इंडक्टर कभी भी कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, और जो एनर्जी स्टोर करता है वो होती है इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इंडक्टर हमेशा मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर कंज्यूम्ड बाय द कैपेसिटर इन द सेम केस, जैसे इंडक्टर का था वैसे ही कैपेसिटर का केस बनेगा। इसमें भी कैपेसिटर कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है, ना पावर कंज्यूम करता है, लेकिन वो एनर्जी स्टोर करता है, और वो एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, और जो आपका इंडक्टर था वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। तो यहाँ पे वो एनर्जी स्टोर कितनी होती है? हाफ CV स्क्वायर, और यहाँ पे जो पावर कंज्यूम्ड होगा वो होगा जीरो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं जो कनेक्टेड है सीरीज के अंदर, और एक वोल्टेज सोर्स है और करंट I1 इसमें फ्लो हो रही है। इफ दीज रजिस्टर्स आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल एंड करंट I2 इज फ्लोइंग, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 अपॉन I2। देखो पहले तो हमें देखते हैं, हम सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं। सीरीज में कोई n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यू R है। ठीक है, और यहाँ पे कोई वोल्टेज आप इसमें बता दिए, कोई भी एक वोल्टेज सोर्स है जिससे वो कनेक्टेड है। यहाँ R अब इसका नेट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा? आप सबको ऐड करेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, n नंबर ऑफ रजिस्टर है तो NR, और आपको जो वोल्टेज मान लेते हैं हमने E गिवन है, तो जो करंट आएगी वो E बाय NR आएगी, क्योंकि V इक्वल्स टू IR होता है, तो उसमें I निकालेंगे आप तो E अपॉन NR कर देते हैं। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 1 2 ऐसे पता नहीं कितने नंबर होंगे, एंड साथ में वो N, और यहाँ से एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू E ही है, और रेजिस्टर्स की वैल्यू भी R और R है। लेकिन यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस होगा वो R बाय N होगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो तो E रहेगा ही रहेगा। तो अब ये हो गया आपका I2 और ये हो गया आपका I1। अब I1 अपॉन I2 पूछा है तो E अपॉन NR डिवाइड बाय E अपॉन R बाय N। E से E कैंसिल, R से R कैंसिल, यहां आपका आ जाएगा 1 अपॉन N स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 अपॉन N स्क्वायर। इन द फिगर फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल। हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, यानी M होता है K रूट L1 अपॉन L1 इंटू L2। अब यहाँ ना हमें L1 पता है, ना L2 पता है, ना हमें K पता है। हमें पता है इसके अंदर की स्टार्टिंग में आपकी प्राइमरी साइड में आपकी करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर। N1 की वैल्यू पता है, N2 की वैल्यू पता है, φ1 की वैल्यू पता है, φ2 की वैल्यू पता है। पहले K देख लेते हैं। K की वैल्यू होती है φ2 अपॉन φ1, यानी 0.08 अपॉन 0.1, वो हो जाएगा आपका 0.8। ठीक है, हमें K की वैल्यू मिल गई। अब L1 और L2 की वैल्यू निकालते हैं। L1 इज इक्वल्स टू होता है N1 φ1 अपॉन I1। यहां हम ये वैल्यूज रखेंगे। N1 की वैल्यू है 100, 0.1, I1 की वैल्यू है 2, यानी ये आ जाएगी आपकी 5 एम्पियर, 5 हेनरी। एंड L2 की वैल्यू हमें N1 पता है 200, हमें φ2 पता है 0.08, लेकिन हमें I2 नहीं पता है। अब I2 किस तरीके से निकालेंगे? देखिए N1 और N2 में एक रिलेशन दे रखा है कि N1 डबल हो रहे हैं हमारे टर्न्स। अगर टर्न्स डबल हो रहे हैं यानी वोल्टेज भी डबल होगा, लेकिन करंट आपकी आधी हो जाती है। तो करंट यहाँ पे 2 थी पहले, तो अब 1 हो जाएगी। तो यानी अब जो यहाँ पे करंट फ्लो होगी वो होगी 1 एम्पियर। तो यहाँ 1, तो यहाँ आ जाएगा आपका 16 हेनरी। आप ये वैल्यूज रखेंगे, यहाँ पे M की वैल्यू आ जाएगी 0.8 इंटू 16 इंटू 5, यानी 0.8 इंटू रूट ऑफ 80। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 7.1 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 सीरीज अपोजिंग इंडक्टर्स हैं 1 हेनरी एंड 1.7 हेनरी। हमें बताना है टोटल इंडक्टेंस कितना होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें गिवन है। देखो अगर हमें क्या होता है, जब टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू आंसर होता है, फॉर्मूला होता है आपका L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। अभी प्लस और माइनस कब होता है?
जब अगर वो एडिटिव है, वो अपोज नहीं कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब तो आपको आएगा प्लस साइन। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे इसमें गिवन है अपोजिंग है, तो अपोजिंग है तो आपका आएगा यहाँ पे माइनस साइन। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला बनेगा N1 प्लस L2 माइनस 2m। हमें वैल्यूज गिवन है 1 प्लस 1.7 माइनस 2। अब 300 मिली हेनरी है तो इससे पहले हेनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगी वैल्यू 0.3। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2.6 माइनस 2.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 2.1 हेनरी। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.1 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल L1 और L2 इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 3 हेनरी। हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस पता है M, वो है 3 हेनरी। हमें L1 और L2 का टोटल इंडक्टेंस पता करना है। अब देखो L1 और L2 के वैसे तो इंडक्टेंस बता हुआ है, पर टोटल इंडक्टेंस की जब बात हो रही है तो वो हो जाएगा आपका L1 प्लस M, यानी 9 प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा आपका 4। तो L2 के केस में 4 प्लस 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 और यहाँ आ जाएगा 7। यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 7 हेनरी, 12 एंड 7 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट। ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसकी हेल्प से एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट इज एसी आपकी डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। इन्वर्टर करता है आपको डीसी को एसी में कन्वर्ट, डीसी को एसी में कन्वर्ट। डायनामो रेक्टिफायर आपको करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट। डायनामो यानी आपका ये होता है जनरेटर क्या करता है आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ट्रांसफार्मर कोई एनर्जी आपस में इसमें कन्वर्ट नहीं करता है, ये स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का काम करता है, स्टेप अप एंड डाउन। ठीक है, चारों के काम बता दिए हैं। अब इसको समझ में आ गया इसका आंसर क्या है, बी, दैट इज रेक्टिफायर, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईएमएफ इज गिवन 5 sin ओमेगा टी प्लस 10 cos ओमेगा टी। हमें आरएमएस वैल्यू पता करनी है। अगर हमें सिंपल 5 sin ओमेगा टी पता होता तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं 5/√2। ये हमारी अगर साइनोसॉइडल वेव है तो हम 5/√2 कर देते, अगर ट्रायंगुलर वेव है तो 5/√3 कर देते। लेकिन हमें साइनोसॉइडल वेव इधर पता है साइन की टर्म्स में है 5/√2, लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स को अलग ऐड किया हुआ है, तो हम इसे किस तरीके से निकालेंगे, हम निकालेंगे, मान लेते हैं इसकी है V1 और ये है V2। तो इसका फॉर्मूला होता है V1 डिवाइड बाय √2 का होल स्क्वायर प्लस V2 डिवाइड बाय √2 का होल स्क्वायर, यानी V1 RMS प्लस V2 RMS इनका स्क्वायर ले लिया है और फिर इसका अंडर रूट लेंगे टोटल का। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/√2 का होल स्क्वायर प्लस 10/√2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो जब सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 7.9 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो बल्ब गिवन है 40 वॉट और 100 वॉट का। अब कौन सा ब्राइटर होगा, कौन सा ज्यादा ब्राइटनेस देगा जब वो सीरीज में कनेक्टेड है। ब्राइटनेस से मतलब यह है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो हमें ज्यादा ब्राइटनेस देगा। अब देखना है कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा। अब सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो हमें पावर किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर, क्योंकि करंट तो सेम होती है, हमें डिफरेंशिएट करना है V²/R से करेंगे, क्योंकि वो हमारा अब क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर ज्यादा होगी और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कम होगी। अब मैंने कहा कि जब ब्राइटर यानी इसका रेजिस्टेंस हमें देखना है किसका ज्यादा है। अब रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा यानी पावर उसकी कम है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 40 वॉट। लेकिन यही अगर ऐसा होता कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पैरेलल की बात होती, पैरेलल के अंदर क्या होता है कि आपका फॉर्मूला लगता है I²R। I²R के अंदर क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी की पावर ज्यादा होगी। तो हम वही केस करेंगे, अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते तो हमारा आंसर होता 100 वॉट। Now the next question is if the two bulbs 100 watt to 50 volt and the 200 watt to 50 volt connected हैं आपस में पैरेलली 500 वोल्ट लाइन से, तो क्या होगा। अब देखो दो बल्ब हैं 250 वोल्ट के हैं और पैरेलली कनेक्टेड हैं तो 500 वोल्ट लाइन से। अब बात यह है कि दोनों वोल्टेज जो आपके बल्ब होंगे, इस तरीके से मान लीजिए कोई दो बल्ब हैं और ये आपकी सप्लाई है 500 वोल्ट लाइन की। अब यहाँ सबके अक्रॉस 500 वोल्ट ही आएगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और यहाँ हम सप्लाई 500 वोल्ट की दे रहे हैं। अब बात यह कि इनकी रेटिंग तो 250 वोल्ट ही है, अगर 250 से 260 हो जाती, 270 हो जाती तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर 500 हो जाना मतलब ये बल्ब सारे फ्यूज हो जाएंगे, तो बोथ बल्ब विल बी फ्यूज्ड। हमारे घर में सप्लाई आती है 240 वोल्ट आती है, 230 वोल्ट आती है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है, वो एडजस्ट हो जाता है, पर एग्जैक्टली डबल होगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब
जब वो सीरीज में कनेक्टेड है तो अब सीरीज में तो वोल्टेज सेम होता नहीं, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, पर किस तरीके से डिवाइड होगा, क्या होगा, वो अपन देख लेते हैं। और जिसके लिए आपको ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा, 250 का 270 280 के अबव जा रहा है वोल्टेज, तो बल्ब हमारा फ्यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं, पहले हम वोल्टेज डिवाइड कर देंगे इस तरीके। ये आपके दो बल्ब है जो सीरीज में कनेक्टेड है और यहाँ आपकी सप्लाई है, ये दे दी इसने 500 वोल्ट की सप्लाई। अब यहाँ पे है आपका 100 वॉट 250 वोल्ट और यहाँ पे 200 वॉट 250 वोल्ट। ठीक है, हम पहले वाले बल्ब का निकालते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको जो करना है V स्क्वायर बाय P, यानी 250 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, और दूसरे के लिए आप करेंगे 250 का स्क्वायर डिवाइड बाय 200। यानी अब साफ मालूम पड़ रहा है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा इसके अक्रॉस, और इसका वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस ज्यादा होगा। यानी आपका जो 100 वॉट का बल्ब होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आपका ज्यादा होगा, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा अगर हम कैलकुलेट करें, देखो तो 2:1 का आ रहा है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं, पर एक इजीली आप देख सकते हैं कि 2:1 आ रहा है, यानी 66.6 रहेगा एक, और एक रहेगा 33.3, ये वाला रेशियो रहेगा। तो यानी आपका जो बल्ब होगा वो आपका जो 100 वॉट बल्ब वाला है, यानी बहुत फर्क आ रहा है, तो यहाँ पर ये वाला बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा, 100 वॉट वाला बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस कम, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत ज्यादा आएगा। पावर फैक्टर ऑफ एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, जो येलो वाले बल्ब होते हैं, वो क्या होते हैं, मोस्टली इसके अंदर इंडक्टेंस या फिर आपका जो कैपेसिटेंस है, कोई भी रिएक्टेंस कह रहे हैं, वो बहुत कम होता है। ठीक है, अगर बिल्कुल जीरो होता है तो हमारा यूनिटी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इंडक्टेंस होता है, कॉइल होती है, जो आपकी फिलामेंट होता है वो कॉइल ही तो होती है, तो बहुत इसका जो होता है स्लाइटली लेस देन 1 होता है, ज्यादा कम नहीं होता है, स्लाइटली लेस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करंट आई। इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली हर एग्जाम में मिल जाते हैं आपको, सिंपल होते हैं, बहुत करंट को बस बैलेंस करते हुए हमें चलना है। तो देखिए करंट आई यहाँ पे है, यहाँ से आपकी आई में से 4 एम्पीयर करंट निकल गई, तो ये हो गई आपकी I-4 करंट। I-4 में से आपकी जब 2 एम्पीयर करंट और ऐड हुई तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी I-2 एम्पीयर, यानी I-2 की वैल्यू में गिवन है 5, यानी ये हो गया आपका I = 7 एम्पीयर। आंसर हमें यही मालूम पड़ गया, I = 7 एम्पीयर है। फिर भी बैलेंस करते हुए देख लेते हैं कि लास्ट में आके हमें I की वैल्यू 7 मिलती है नहीं मिलती है। देखिए यहाँ 5 एम्पीयर और यहाँ पे 1 एम्पीयर, यानी यहाँ पे आ गया हमारा 6 एम्पीयर। 6 एम्पीयर में से 4 एम्पीयर गए, यानी यहाँ पे आ गया आपकी 2 एम्पीयर, और 2 एम्पीयर और 5, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपकी बात वैल्यू 7। तो यानी फाइंड द करंट वैल्यू, जो करंट आपकी वैल्यू होगी इसकी वो होगी 7 एम्पीयर। तो आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। आज की 20 क्वेश्चन आपके लिए आपकी प्रिपरेशन के अंदर काफी हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प मिली हो, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।